सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। ये कहा है भारत की सर्वोच्च अदालत ने। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 यानी सोमवार को आर्टिकल 370 को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता छोड़ दी थी, लिहाजा जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह ही है। साथ ही सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने भी होंगे। अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र राष्ट्रपति की भूमिका के तहत सरकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। भारत में शामिल होते ही जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता भी नहीं थी। इसका संविधान भारत के संविधान के अधीन था। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 खत्म करने की शक्ति थी। अनुच्छेद 370 को स्थायी व्यवस्था कहने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद राष्ट्रपति उद्घोषण के तहत किसी राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो बात रही फैसले की, लेकिन अब आपको बताते हैं आर्टिकल 370 की पूरी कहानी। जानिए कैसे और कब लागू हुआ था आर्टिकल 370। 15 अगस्त 1947 इस दिन भारत आजाद हुआ। बाकी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर के पास भी 3 रास्ते थे। पहला, भारत के साथ हो ले। दूसरा, पाकिस्तान में शामिल हो जाए। तीसरा, स्वतंत्र रहे। रियासत के महाराजा हरि सिंह ने आजाद रहने की इच्छा जताई, जो कि प्रैक्टिकल नहीं थी। पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। मदद के एवज में भारत ने शर्त रखी कि जम्मू कश्मीर को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनना होगा। और इस तरह 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत विलय संधि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा भारत में शामिल हो गया। कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले की वजह से इस विलय से जुड़ी बाकी चीजें मुकम्मल होने में देरी हुई। उधर कश्मीर को लेकर संघर्ष चल रहा था, इधर भारत का संविधान बन रहा था। ऐसे में जरूरत महसूस की गई कि संविधान में एक ऐसी व्यवस्था की जाए जो भारत और जम्मू कश्मीर के रिश्तों में ट्रांजिशन का इंतजाम देखे। ये एक अंतरिम व्यवस्था होनी थी तब तक जब तक कि भारत के साथ अपने रिश्तों के स्वभाव को तय करने के लिए जम्मू कश्मीर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुन नहीं ली जाती। यही व्यवस्था आर्टिकल 370 थी। इसने जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया। ये स्पेशल स्टेटस उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया गया था जिनमें ये रियासत भारत के अंदर शामिल हुई थी। शॉर्ट में इसको समझने के लिए इसका मोटा मोटी टाइमलाइन देख लीजिए। 30 अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को आपातकालीन प्रशासन का मुखिया बनाया। 5 मार्च 1948 30 अक्टूबर वाली व्यवस्था की जगह यह नया आदेश लाया गया। इसके द्वारा फिर एक अंतरिम सरकार गठित हुई। इसके प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। इसे जम्मू कश्मीर के लिए एक संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल के बीच इस मसले पर कई बार बातचीत हुई। शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच करीब 5 महीने तक हुई बातचीत के बाद आर्टिकल 370 की रूपरेखा तैयार हुई। 15-16 मई 1949 दिल्ली में सरदार पटेल के घर पर बातचीत चली कि कश्मीर का भविष्य कैसा हो। इसमें नेहरू भी मौजूद थे और शेख अब्दुल्ला भी। जिन मुद्दों पर विमर्श हुआ उनमें जम्मू कश्मीर के लिए एक संविधान बनाने और भारतीय गणराज्य में विलय के विषय भी शामिल थे। 18 मई को नेहरू ने शेख को एक चिट्ठी भेजी। इसमें लिखा था कि पटेल और नेहरू के बीच इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि विलय की संधि में भारतीय गणराज्य को जिन विषयों के अधिकार सौंपे गए हैं उन्हें छोड़कर बाकी चीजों के बारे में फैसला लेने का अधिकार राज्य की संविधान सभा को है। 16 जून 1949 शेख अब्दुल्ला, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग, मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी और मोतीराम बागड़ा ने भारतीय संविधान सभा को ज्वाइन किया। संविधान ड्राफ्ट के आर्टिकल 306A जो बाद में आर्टिकल 370 बना पर बातचीत शुरू हुई। भीमराव अंबेडकर संविधान के आर्किटेक्ट, वो आर्टिकल 370 के विषय में सहमत नहीं थे। ऐसे में इसका ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई IAS अधिकारी और कानून के जानकार गोपाल स्वामी अयंगर को। अयंगर 6 साल तक महाराजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री रह चुके थे, कश्मीर मामलों के जानकार थे। आर्टिकल 370 को लेकर पटेल और शेख अब्दुल्ला के बीच कुछ मतभेद थे। इन्हें पाटने की कोशिश भी अयंगर ने की। 16 अक्टूबर 1949 पटेल और शेख अब्दुल्ला की सहमति से एक टेक्स्ट तैयार हुआ। 17 अक्टूबर 1949 इस ड्राफ्ट को संविधान सभा के अंदर पेश किया गया। ये पास भी हुआ। इसी दिन आर्टिकल 370 की संविधान सभा द्वारा निर्णायक तौर पर संविधान में शामिल करने की बात तय हुई। ये देखने के लिए नेहरू उस समय देश में मौजूद नहीं थे, वो अमेरिका दौरे पर गए हुए थे। 3 नवंबर 1949 को पटेल ने नेहरू को एक चिट्ठी भेजी। इसमें लिखा था, काफी बातचीत और विमर्श के बाद मैंने कांग्रेस पार्टी को मना लिया है। पटेल बता रहे थे नेहरू को कि किस तरह उन्होंने आर्टिकल 370 के स्वीकार करने के लिए पार्टी के सहयोगियों को राजी कर लिया है।
26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ। इस संविधान का हिस्सा था आर्टिकल 370। इसके साथ लिखा गया टेम्परेरी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 के प्रावधानों के मुताबिक जम्मू कश्मीर को अपना खुद का संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। इसमें तय हुआ कि रक्षा नीति, विदेश नीति और संचार मामलों को छोड़कर बाकी किसी और मामले से जुड़ा कानून बनाना हो या उसे लागू करना हो, इसके लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। खुद कांग्रेस पार्टी और उसके नेता भी आर्टिकल 370 के साथ नहीं थे, मगर फिर उन्हें यह बताया गया कि कश्मीर से जुड़े हालात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे जुड़े मामलों की वजह से ऐसी एक अस्थायी व्यवस्था करने की जरूरत है। कांग्रेस को समझाने में नेहरू की मदद पटेल ने की। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस के कई नेताओं की आपत्तियां खत्म नहीं हुई। कश्मीर असाधारण परिस्थितियों में भारत का हिस्सा बना था। ये परिस्थितियां ही आगे चलकर इस अनुच्छेद 370 का आधार बनी। बाद के सालों में कुछ मौके ऐसे भी आए जब खुद नेहरू ने कहा कि ये घिस चुका है। आर्टिकल 370 में कई संशोधन भी किए गए, जिनके बाद ये पहले की तरह मजबूत नहीं रहा। और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो इसमें बड़े बदलाव किए हैं वो हम आपको बता ही चुके हैं। तो ये थी धारा 370 के वजूद में आने की पूरी कहानी। इस मसले पर ऐसी और तमाम जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए thelallanTop.com। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।